मेरी शरीफ और नेक नंद को पुलिस पकड़कर ले गई, जबकि मेरी नंद डॉक्टर थी और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करती थी। पुलिस वाले मेरी नंद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मेरी नंद के साथ एक 70 साल का बूढ़ा भी कैद किया हुआ था। मैं अपने शोहर के साथ थाने गई तो पुलिस वाले हमें एक कमरे में ले गए, और जैसे इस कमरे की लाइट ऑन की मेरा दिल फट गया। शादी के बाद मैं अपने शोहर के साथ दूसरे शहर में रहा करती थी, और मेरे ससुराल वाले दूसरे शहर में रहते थे। मैं कभी कभी इन लोगों से मिलने जाया करती थी। मेरे शोहर का अपना कारोबार था। कारोबार में वो अक्सर इतना मसरूफ रहते कि अपने घर वालों को भी याद नहीं कर पाते थे। एक दिन इनकी अम्मी का फोन आया, कहने लगी कि बेटा तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कम से कम अपनी माँ से मिलने आ जाया करो, बहनों का भी हाल हवाल पूछ लो, तुम्हारे अब्बा हयात नहीं है, इन्हें बहुत कमी महसूस होती है। मैंने अपने शोहर से कहा कि आप अपनी बहनों और माँ से मिलने क्यों नहीं जाते। कहने लगा कि मैं इसलिए नहीं जाता कि इनकी जिम्मेदारियां मुझ पर आ पड़ेंगी। मैंने अपनी बहन को पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, यहाँ तक कि अब इसकी एक अस्पताल में नौकरी भी लग गई है। अब मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, और वैसे भी मैं कब तक इनके साथ रहूंगा। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी एक जिंदगी बनाऊं। मैं इनकी बात समझ गई थी, लेकिन बार बार मेरी सास का फोन आ रहा था। मैं क्या जानती थी कि वहां जाने के बाद हम सब की जिंदगियों में एक बड़ा सा जोंचा आ जाएगा, और फिर जिंदगी भर हम इन चीजों को याद करते रह जाएंगे। मैं जैसे ही अपने ससुराल गई, पहला सवाल जो मेरी सास ने मुझसे पूछा वो ये था कि तुम हमें खुशखबरी कब सुना रही हो। मैं हैरान होगी कि मेरी सास को इतनी क्या जल्दी है। अभी शादी को 2 महीने हुए थे और ये जिद उन्होंने पहले ही लगा दी थी। तब मेरी नंद ने बड़ी अजीब बात बोली, कहने लगी कि इसे बच्चे नहीं होंगे। अरे भाई, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, देखना मेरी बहू को नेक औलाद होगी। मेरी सास ने तो बड़ी शफकत से कहा था, पर नंद कहने लगी कि जब तक ये लड्डू नहीं खाएगी तब तक हमें खुशखबरी नहीं मिलेगी। मेरी सास ने इसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन मैं समझ गई थी कि मरियम कुछ खास बात कहना चाहती थी। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। शाम का वक्त हुआ, सब लोग चाय पीने में मसरूफ थे। मैंने देखा कि मेरी सास नंद बुर्का पहन रही थी। मेरी नजरें बहुत तेज थीं। मैं हमेशा से इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखती थी। आज भी जब मैंने मरियम को बुर्का पहनते देखा तो मुझे शक सा हुआ कि वो कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही है। वो मुझे मुस्कुराते हुए कहने लगी, भाभी मैं सिर्फ लड्डू लेने के लिए पास वाली बेकरी में जा रही हूँ, वहाँ जाकर लड्डू लाऊंगी, आप लोग भी खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ, मैं मीठा नहीं खाती। चलो कोई बात नहीं, तुम बकूल के लिए ले आओ। नहीं भाभी, आपको लड्डू तो खाने ही पड़ेंगे। ये कहकर वो तेजी से घर से निकल गई थी। मेरी सास इसे अफसोस से जाता देखती रही। लगता था कि इनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो अपनी बेटी के हाथों मजबूर थी। अब मेरे सामने इसकी बुराइयों तो कर नहीं सकती थी, इसलिए मैं खामोशी से बैठ गई। तकरीबन 2-3 घंटे बाद मेरी नंद घर वापस आ गई। आते ही इसने मेरे मुंह में लड्डू ठूसने की कोशिश की। कहने लगी, भाभी ये खास लड्डू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये लड्डू हाजी इरफान जी बनाते हैं। हाजी इरफान हमारे जानने वाले हैं। इनके हाथ के लड्डू बहुत मशहूर है। इनके बारे में तो बहुत सारी बातें मशहूर है, लेकिन अभी तक तो मैंने खुद नहीं खा कर देखे। अम्मी, आपको ये लड्डू खाने की जरूरत नहीं है, आपकी उम्र नहीं है। मेरी नंद ने अपनी माँ को टोकते हुए कहा था। क्यों भाई, लड्डू खाने की क्या कोई उम्र होती है? मेरी सास ने मशकूक अंदाज में पूछा। तो नंद ने आंखों से इशारा करते हुए इन्हें कहा, अम्मी ये लड्डू सिर्फ भाभी के लिए लाई हूँ, और कोई इन लड्डू को हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं फ्रिज में रख देती हूँ, भाभी आप बाद में खा लेना। मेरी नानी ने मुझे कह तो दिया था, लेकिन मैं भी बड़ी चालाक थी। जिंदगी भर मैंने किसी पर भी मुकम्मल एतबार नहीं किया था। मैं हमेशा खुली आंखें रखती थी, ताकि अगला बंदा धोखा देना चाहे भी तो ना दे सके। बाद में गिले शिकवे करने का क्या फायदा। मैं सुबह उठी, नमाज पढ़ने के बाद मैंने किचन में जाकर एक चक्कर लगाया, कुछ खाना खाया और इसी को सहरी समझकर रोजे की नियत कर ली। मैंने अपने शोहर को भी बता दिया कि आज मेरा रोजा है। मैं कुछ नफली रोजे रखा करती हूँ, इन्हें रखने से सवाब मिलता है। उठते ही सब लोग नाश्ते की मेज पर आ गए। मैं अपने कमरे में ही बैठी रही। सब लोगों ने नाश्ता किया, तब किसी को मेरी याद नहीं आई। तकरीबन नाश्ते के 10 मिनट बाद मरियम मेरे कमरे में आई। आते ही कहने लगी, अरे भाभी आप यहाँ पर बैठी हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा कि क्यों, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? मैंने हैरानगी से पूछा था। तो वो कहने लगी, भाभी आपको पता तो है, रात को मैं आपके लिए मीठे लड्डू लेकर आई थी हाजी इरफान की बेकरी से, लेकिन आपने खाए भी नहीं। अब मैं अपने हाथों से वो लड्डू लाकर आपको खिलाना चाहती हूँ। इसने लड्डू मेरे आगे रखते हुए कहा था। मेरी नजर इन पर पड़ी तो मैं चुप सी होगी। क्या हुआ भाभी, असल में ये लड्डू नहीं खा सकती।
अरे क्यों नहीं खा सकती? आप मेरे खलूस का कुछ तो मान रखें। मैंने खास तौर पर जाकर मगरिब के वक्त आपके लिए लाई थी। तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरा रोजा है, मैं ये नहीं खा सकती। मेरी बात सुनकर मरियम का मुंह बन गया। अच्छा चले, मैं रख देती हूँ, आप इफ्तारी में खा लीजिएगा। इसकी मीठी प्यारी जुबान देखकर मुझे इस पर यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि खामखा जवाब देने से या लड़ाई करने से अच्छा है कि मैं इस बात को टालती रह जाऊं। दोपहर का वक्त हुआ तो सास ने मुझसे पूछा, क्या तुमने मरियम के लाए हुए लड्डू तो नहीं खाए? मैंने नफी में सर हिला दिया। नहीं माँ जी, मैंने इसलिए नहीं खाए कि मुझे भूख नहीं थी और फिलहाल मुझे रोजा है, मैं इफ्तारी के वक्त खा लूंगी। मैंने भी इन्हें मुकम्मल यादानी करवा दी, जैसे मैंने वाकई में लड्डू खाने हो और वक्त ना मिल पा रहा हो। इफ्तारी के वक्त मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि मुझे मरियम ने आवाज देकर बाहर बुला लिया। मैं समझी कि इन्हीं लड्डू का जिक्र करेगी, लेकिन मैंने देखा अब वो यहाँ बाहर एक लड़की के साथ बैठी बातें कर रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, भाभी मुझे आपसे जरूरी काम था, इसलिए आपको बुलाया है। ये माँ नूर है, ये काफी दिन से मुझसे हाजी इरफान की बेकरी के लड्डू मांग रही थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं जाकर इनसे बनवा लाती। हाजी साहब वो लड्डू सिर्फ मुझे ही देते हैं, इसके अलावा वो किसी को नहीं देते, वरना अगर ऐसा करते तो मैं इन्हें खुद ही हाजी साहब के पास ले जाती। इसके अलावा वो किसी को नहीं देते, वरना अगर ऐसा होता तो मैं इन्हें कहती कि ये खुद ही जाकर लड्डू खरीद लाए, लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। आप अगर इजाजत दे तो मैं आप वाले लड्डू को दे दूं, क्योंकि इनकी मजबूरी है। इनकी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। ये कब से मेरी मिन्नतें कर रही थी कि मैं इसे लड्डू ला कर दूं ताकि इसकी गोद भर जाए। ये सुनकर मैं परेशान होगी। क्या मतलब ये लड्डू औलाद के लिए दिए जाते हैं? मेरी बात सुनकर मेरी नंद हंस पड़ी, मुझे गले से लगा लिया और बड़े मुनाफिकाना अंदाज में बोली, हाँ भाभी, मैं आपको भी यही कह रही थी कि आप भी ये खा लें, फायदा होगा और बार बार आपको कोई फिक्र नहीं सताएगी कि मुझे औलाद क्यों नहीं हो रही। हाँ, मगर मुझे अभी औलाद की कोई जल्दी नहीं है। आप इनको ये लड्डू दे दे, इनका मसला ज्यादा नाजुक है, इनको अल्लाह औलाद की खुशी देगा। बेटा, नाजुक मसला तो तुम्हारा भी है, मेरी सास ने मुझे टोकते हुए कहा था। मैं तो कहती हूँ तुम ये खुद रख लो, इसी तरह किसी को ना दो। अगर तुम नहीं खाओगी तो क्या पता दूसरी बार मरियम को लड्डू मिले या ना मिले। माँ जी, आपकी बात सही है, लेकिन इंसान जब तक किसी की मदद नहीं करता तब तक इसकी भी मदद अल्लाह नहीं करता। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये लड्डू मानूर ले जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम बहुत अच्छे दिल की मालिक हो। मेरी सास ने मेरा हौसला बढ़ाया तो मैं भी खुश होगी। मेरी सास दरअसल एक अच्छी खतून थी, मगर नंद बहुत तेज तबीयत की मालिक थी। वह लड़की लड्डू लेने के बाद घर से चली गई। मेरी सास और नंद को दुआएं भी देने लगी। मेरी नंद सिक्की नजरों से मुझे देखने लगी। आजकल तो नेकी का जमाना ही नहीं है, ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरे शोहर के तिवर बदले हुए थे कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं हैरान हो गई कि मेरे शोहर को अब आखिर कौन सी बात बुरी लग गई है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिस पर इन्हें नागवारी हो। कहने लगे, मैंने सोचा था कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, एहसास करने वाली होगी, लेकिन तुमने आते ही मेरी बहन का दिल तोड़ दिया। कम से कम इससे लड्डू लेकर खा तो लेती। वो बेचारी कल रात से लेकर घूम रही है, तुम्हें इसका दिल रखना भी नहीं आया। तुम ऐसे ही नखरे करोगी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मैं मीठा खाती नहीं हूँ। अगर वो कुछ और देगी तो मैं जरूर खा लूंगी। ऐसा खलूस रहा तुम्हारा तो वो कुछ भी नहीं देगी सिवाय तानों और शिकवों के। आंदा से ऐसी हरकत मत करना। और तुमने ये क्या जिद लगा रखी है कि तुम्हें औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है? खुदा का खौफ करो, हमारी उम्रें 30 साल से ज्यादा हो चुकी हैं। अब औलाद नहीं होगी तो हमारे लिए भी मुश्किल होगा। मैंने कहा कि हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। मैंने जवाबा कहा, बात सिर्फ इतनी है कि अभी मैं किसी किस्म के इलाज नहीं करवाना चाहती। हमारी शादी को अभी 2 माह हुए हैं, इसलिए ये लड्डू और पेड़े खाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने हाथ में रखा गिलास नीचे फेंक दिया और बोले, तुम्हें तो लगता है कि इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मेरा तो तुमसे बात करने का दिल भी नहीं चाहता, तुम तो कोई बात भी नहीं मानती। मैं ये बात सुनकर आबदीदा होगी। मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे मेरे शोहर को या मेरे ससुराल वालों को त्रास होता, लेकिन न जाने क्यों ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठी रह गई। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था। इतने में मुझे बाहर गैर मामूली हरकत का अंदाजा हुआ, क्योंकि दिन का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी। हम लोग भी खाना खाकर अपने कमरों में थे। मुझे नंद के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने अपने कान खड़े कर लिए। हल्के से दरवाजा खोलकर देखा तो वो बुर्का पहन रही थी। दिन के वक्त वो बुर्का नहीं पहना करती। नौकरी के लिए अस्पताल भी जाना होता तो वो हमेशा चादर पहन कर जाती थी, लेकिन आज तो लगता था कि मेरी नंद किसी खास मकसद के लिए घर से जा रही है। उसने बुर्का पहना और ये नहीं, ऊपर नकाब भी कर लिया। मैंने सोचा कि आज इसका पीछा करूंगी। फिर वह फ्रिज के अंदर देखने लगी।
फ्रिज में कुछ नहीं रखा था। इसने इधर उधर देखा और खाली हाथ अपने घर से निकल गई। मैं इसके पीछे पीछे ही चल पड़ी और इसका पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर वो रुक गई। वो बड़ी होशियार थी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं एक दरख्त के पीछे छुप गई। मैं इसे अंदाजा नहीं होने देना चाहती थी कि मैं इसका कब से पीछा कर रही हूँ। थोड़ी देर मजीद गुजरी तो मैंने अपनी नंद का पीछा किया। मैंने देखा वो वाकई एक बेकरी की तरफ जा रही थी। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। मेरी नंद पता नहीं क्यों उस बेकरी में जाती थी। पहले तो मगरिब के वक्त जाती थी, मगर आज इसने दोपहर के वक्त ही ये काम शुरू कर दिया। मैं जानती थी पहले तो मगरिब के वक्त जाती थी, मगर आज तो इसने दोपहर के वक्त ही ये काम शुरू कर दिया। मैं हैरान थी कि आज तो इसके पास पैसे भी नहीं है। फिर जब वो बेकरी के अंदर दाखिल होगी तो मैंने देखा इसने बेकरी में कोई चीज नहीं खरीदी। वो बेकरी के अंदर सीधा एक और कमरे में दाखिल होगी। मैं इसे देख रही थी। अंदर दाखिल होने के बाद वो दरवाजा भी बंद हो गया। मैं बिस्कुट लेने के बहाने इस बेकरी के अंदर दाखिल होगी। मैंने इस आदमी से पूछा कि ये बेकरी कब से चल रही है। वो कुछ घबरा गया और कहने लगा, बीबी जी आप क्यों पूछ रही हैं? आप बिस्कुट लेने आई हैं या तफ्तीश करने? मैंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं दरअसल इसलिए पूछ रही थी कि बेकरी कितनी पुरानी है। अच्छा ठीक है, आप मुझे आधा किलो बिस्कुट दे दे। इसने मुझे बिस्कुट दिए और कहा कि अब आप जा सकती हैं, यहाँ फजूल में मत खड़े हो। मगर मैं भी अपनी धुन की पक्की थी। मैं साथ वाली दुकान पर बैठ गई। सादवी को मैंने 100 रुपये देकर कहा कि मुझे यहाँ कुछ देर बैठने दो, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ और पैदल चल चल कर थक गई हूँ। वो कहने लगा, आप ऐसे ही बैठ जाए, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। वहाँ मुझे बैठे हुए आधा घंटा गुजरा था कि साथ वाली दुकान का शीशे वाला दरवाजा खुला और मेरी नंद बाहर आई। मैंने देखा कि इसने अपने हाथ में कुछ छुपा रखा था। मुझे हैरत हुई और तजस्सुस भी। मैं अब दोबारा इसके पीछे चल पड़ी। वो हाथ में कुछ छुपाए इधर उधर देखती रही। फिर एक जगह रुककर इसने वो पोटली खोली तो मैं हैरान रह गई। मुझे तो यकीन नहीं था कि मेरी नंद इस कदर पहुंची हुई चीज है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो वहां पर खुद खरीदारी करने गई थी, फिर इतनी बड़ी बात कैसे मुमकिन है? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं इसकी हकीकत जान चुकी थी। मैं तो तेज तेज चलती हुई घर के अंदर दाखिल होगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद मेरी नंद भी घर में दाखिल हुई थी। मेरा सांस फूला हुआ था क्योंकि मैं तेज तेज चलकर आई थी। मैं इससे पहले घर पहुंचना चाहती थी। वो घर पहुंची तो मुझे देख कर हैरान रह गई और बोली कि भाभी आप इस वक्त शहर में क्या कर रही हैं? आपको तो अपने कमरे में होना चाहिए था, बल्कि आपको तो आराम करना चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्यों आराम करूं? मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा हंस पड़ी। इसके चेहरे की हंसी असली नहीं थी। लगता था कि इसे मेरी कोई बात बुरी लगी है। खैर मैं अंदर कमरे में चली गई थी। 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से दस्तक होने लगा। मैं बाहर नहीं आई। मैंने सोचा कि शायद मेरी नंद को मेरा बाहर आना बुरा लग रहा है, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी होगी। अपने कमरे से छुपकर मैंने बाहर का मंजर देखने लगी। मेरी नंद जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर हम सब के लिए हैरान कर देने वाला था। मेरे शोहर अभी अभी घर आए थे। इनको भी जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। मेरी सास तो बहुत नाजुक दिल की मालिक औरत थी। उन्होंने देखते ही शोर मचा दिया। हमारे सामने पुलिस के 3-4 सिपाही खड़े थे, जबकि इनके साथ एक गाड़ी भी थी जो कि दरवाजे के बाहर थी। मैं ये सारा मंजर देखकर परेशान हो रही थी। मेरी सास ने पूछा कि ये लोग क्यों आए हैं। उन्होंने आगे बढ़कर मेरी नंद को हथकड़ी लगा दी। मैं और मेरा शोहर हक्का बक्का पुलिस वालों को देखने लगे। ये लोग किसी औरत की तजलील कैसे कर सकते हैं? शर्म नहीं आती? बिला वजह मेरी बहन को तंग कर रहे हैं। मेरे शोहर ने गुस्से में पुलिस वाले से कहा, मगर वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। बोला कि आपकी बहन ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसलिए हम इन्हें पकड़कर ले जा रही हैं। मेरे शोहर ने इन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इसे लेकर चले गए। हम लोग भागते हुए पुलिस मोबाइल तक आए। देखा तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ था। इसकी उम्र कोई 60 साल के करीब लगती थी। मेरी नंद इस आदमी के साथ यूं बैठी हुई थी जैसे इसे काफी अरसे से जानती हो। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मेरी नान ने हमें कहा कि तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूंगी, तुम लोग घर चले जाओ। मैं अपनी नंद की हिम्मत पर हैरान थी। वैसे तो पुलिस वालों को देखकर जान निकल जाती है, पर मेरी नंद बड़ी हिम्मत वाली थी। इसने अभी भी डॉक्टर वाला कोट पहन रखा था। वो थाने चली गई। मेरा शोहर मेरी मिन्नतें करने लगा। बोला कि अपने मामू से कहकर मेरी बहन की जमानत करवा दे। मेरे मामू एक थाने में एसपी थे, लेकिन वो थाना यहाँ से दूर था, ये इसकी हदूद में नहीं आता था। मेरे शोहर ने मेरी मिन्नत की कि तुम अपने मामू से कहो कि कुछ करे, इनके तलकात तो होंगे। मेरी बहन थाने जाएगी तो कौन इससे शादी करेगा? बेचारी की शौहरियत खराब होकर रह जाएगी। मैंने अपने मामू को फोन किया, इनको सारी बात बताई तो वो कहने लगे, ठीक है मैं कुछ करता हूँ, तुम लोग परेशान नहीं हो। शाम का वक्त था। मेरे मामू ने दोबारा फोन किया, कहने लगे कि अपने शोहर से कहो कि मेरे साथ इसी थाने चले, मैं इसकी बहन की जमानत करवा कर घर ले आऊंगा। फिर वो दोनों थाने चले गए। थाने जाकर न जाने क्या किया, मामलात हुए। मेरी बहन यानी मेरी नंद वापस घर आ गई।
घर आकर वो अपने कमरे में छुप की थी। वो शर्मिंदा थी, हम में से किसी से भी बात नहीं कर रही थी। आज तो उसका डॉक्टर वाला लाइसेंस में कैंसिल हो गया था। मैं अपने शोहर को देखकर खुद भी परेशान होगी। नहीं खा सकती? अरे क्यों नहीं खा सकती? आप मेरे खुलूस का कुछ तो मान रखे। मैंने खास तौर पर जाकर मगरिब के वक्त आपके लिए लाई थी। तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरा रोजा है, मैं ये नहीं खा सकती। मेरी बात सुनकर मरियम का मुंह बन गया। अच्छा चले, मैं रख देती हूँ, आप अफ्तारी में खा लीजिएगा। इसकी मीठी प्यारी जुबान देखकर मुझे इस पर यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि खामखा जवाब देने से लड़ाई करने से अच्छा है कि मैं खुद इस बात को टाल कर रह जाऊं। दोपहर का वक्त हुआ तो सास ने भी मुझसे पूछा, क्या तुमने मरियम के लाए हुए लड्डू तो नहीं खाए? मैंने नफी में सर हिला दिया। नहीं माँ जी, मैंने इसलिए नहीं खाए कि मुझे भूख नहीं थी और फिलहाल मुझे रोजा है, मैं अफ्तारी के वक्त खा लूंगी। मैंने भी नहीं मुकम्मल यादानी करवा दी, जैसे मैंने वाकई में लड्डू खाने हो और वक्त ना मिल पा रहा हो। अफ्तारी से पहले मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि मुझे मरियम ने आवाज देकर बाहर बुलाया। मैं समझी कि ये उन्हीं लड्डू का जिक्र करेगी, लेकिन मैंने देखा वो यहाँ पर बाहर एक लड़की के साथ बैठी बातें कर रही थी। मुझे देखती कहने लगी, भाभी मुझे आपसे जरूरी काम था, इसलिए आपको बुलाया है। ये मानूर है, ये काफी दिन से मुझसे हाजी इरफान की बेकरी के लड्डू मांग रही थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं जाकर इनसे बनवा कर लाती। हाजी साहब लड्डू वो सिर्फ मुझे ही देते हैं, इसके अलावा वो किसी को नहीं देते, वरना अगर वो ऐसा करते तो मैंने खुद ही हाजी साहब वो लड्डू मुझे देते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं देते, वरना अगर ऐसा करते तो मैंने खुद ही कहती कि ये खुद जाकर लड्डू खरीद लें, लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप इजाजत दे तो मैं आप वाले लड्डू इनको दे दूं, क्योंकि इनकी मजबूरी है। इनकी शादी को 3 साल हो गए हैं। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि जो आपकी बहन को थाने जाना पड़ा? कहने लगे कि जब वो मेडिकल की फील्ड में आई थी, लोगों की खिदमत करने के लिए ही आई थी, लेकिन तुम्हें पता है अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हाजी इरफान नामी इस माफिया के लीडर ने पहले मेरी बहन को नशे पर लगाया और फिर इसे नशा बेचने पर लगा दिया, और तो और इसने घर के लोगों को भी नशा बेचने की कोशिश की थी। अम्मी भी इसके लाए हुए लड्डू की आदी हो गई थी, लेकिन वो लड्डू हजारों रुपए के आधा पाव भी नहीं मिलते थे। अम्मी जान को भी इसने औलाद पर लगा दिया था और सबको यही कहती कि लड्डू खाने से औलाद पैदा होती है। लोग डॉक्टर की बात पर यकीन करते हैं, इसीलिए हर कोई महंगे दामों में लड्डू खरीद लेता था और फिर इसे इनकी आदत पड़ जाती। और तो और मेरी बहन ने इसी आदमी से निकाह भी कर लिया है, वो भी हम सबसे खुफिया। मैं तो चाहता हूँ कि इसका निकाह मनसूख कर दिया जाए, पर बहन मान नहीं रही, कहती है कि मुझे अपने हाल हवाल पर छोड़ दो। अब मुझे तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? मैं अपनी बहन को इसके हाल पर कैसे छोड़ दूं? मैंने अपने शोहर को जवाब में एक बात कही कि पाक औरतों के लिए पाक मर्द और नापाक बदकार औरतों के लिए नापाक और बदकार मर्द होते हैं। आपकी बहन ने जो किया है इसे इसका सिला मिला है। अगर वो अच्छी और नेक नियत होती तो इसे अच्छा शोहर मिलता, लेकिन अब जो इसने किया है वो इसी की सजा भुगत रही है। मेरा शोहर मुझे और अपनी माँ को लेकर अपने घर आ गया था, जबकि मेरी नंद अपना सामान उठाकर अपने शोहर के घर चली गई थी। वो नशे की आदी हो गई थी, वो नशे की इतनी आदी हो गई थी, इसने इसकी खातिर हम सबको छोड़ दिया था। मेरे शोहर को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था, इसलिए इसने भी अपनी बहन से सारे तल्लुकात खत्म कर लिए थे। अब आप बताएं, मेरे शोहर को ऐसा करना चाहिए था या नहीं? जवाब जरूर दीजिएगा। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में भी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समकवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। इसकी खातिर हम सबको छोड़ दिया था। मेरे शोहर को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था, इसलिए इसने भी अपनी बहन से सारे तल्लुकात खत्म कर लिए थे। अब आप बताएं, मेरे शोहर को ऐसा करना चाहिए था या नहीं? जवाब जरूर दीजिएगा। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में भी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समकवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।